गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत खून खराबे से भरे टूर्नामेंट से होती है। दरअसल आज जोफ्री का नेम डे काइंड ऑफ बर्थडे है। इस खुशी में किंग्स लैंडिंग में आज खूनी खेल खेला जा रहा है। यहाँ जोफ्री गधे की तरह कमेंट्स पास कर रहा था एंड ऑब्वियसली सेंसा जोफ्री के हाँ में हाँ मिला रही थी। तभी सर डोंटस होलार्ड को कम्पिटिट करने बुलाया जाता है। जोफ्री सर डोंटस के ड्रंक एंड क्लमजीनेस को देखकर उन्हें शराब पिला पिलाकर मार देने का आदेश देता है, पर हमारी पापा की परी सेंसा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो सीधा पागल जोफ्री को कन्फ्रंट करने के बजाय अपना दिमाग लगाती है। वो बोलती है, महाराज आज आपका जन्मदिन है, आज के दिन ही आप ऐसी सजा देकर मार देंगे तो आपका पूरा साल खराब जाएगा महाराज। जोफ्री बोलता है, तुम मुझे सिखाओगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। यहाँ द हाउंड भी सेंसा की बातों को सही बताता है। ऐसे में जोफ्री थोड़ा डर कर अपना फैसला वापस ले लेता है। तभी इस पागल जोफ्री के होश ठिकाने लगाने वहाँ टीरियन आता है, जोफ्री का मामा। टीरियन यहाँ सेंसा से हमदर्दी जताते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे पिता के मौत पर अफसोस है। तो इस पर जोफ्री कहता है, नेड स्टार्क एक गद्दार था। टीरियन बोलता है, लेकिन वो सेंसा के पिता थे, तुमने भी तो हाल में अपने पिता को खोया है। सेंसा बिना मन के बोलती है, मेरे पिता गद्दार थे, मेरा भाई मेरी माँ भी गद्दार है, लेकिन मैं जोफ्री के प्रति वफादार हूँ। जोफ्री आओ। यही किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। यहाँ सर्सी को बताया जाता है कि गर्मियाँ अब खत्म हो चुकी है, सर्दियों के लिए उनके पास भरपूर अनाज है, लेकिन अगर सर्दियाँ 5 साल से ज्यादा चली तो परेशानी हो सकती है। तभी सिटी वॉच कमांडर जेनोस स्लेंथ, इसी ने नेड स्टार्क को धोखा दिया था। वो बोलता है, युद्ध से लौटे हजारों शरणार्थी लगातार सिटी में आए जा रहे हैं। सर्सी बोलती है, आप सिटी वॉच के कमांडर हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? बंद कर दो सिटी का गेट, भगाओ इन लोगों को यहाँ से, मरने दो उनको। तभी टीरियन भी यहाँ आता है और टीरियन को यहाँ देख सर्सी गुस्से में सबको वहां से जाने को कहती है। फिर सर्सी टीरियन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीरियन टाइविन द्वारा भेजा हुआ लेटर सर्सी को देता है, जिसमें लिखा था, अब से टीरियन हैंड ऑफ द किंग है। सर्सी इस फैसले से ऑब्वियसली खुश नहीं थी, तो टीरियन बोलता है, क्या जरूरत थी नेड स्टार्क को मरवाने की? सर्सी बोलती है, मैंने रोकने की तो कोशिश की थी, मगर वो जोफ्री नहीं माना। इस पर टीरियन बोलता है, तुम्हें पता भी है हम जंग हार रहे हैं सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। जेमी भी उनके कब्जे में है, हम सेंसा एंड आर्या के बदले जेमी को छुड़वाएंगे। यहाँ सर्सी टीरियन को बताती है कि सेंसा तो उनके पास है, पर आर्या का कुछ पता नहीं। ऐसे में टीरियन बोलता है, हमारे पास 3 स्टार्क्स थे, एक को तो तुमने मरवा दिया और दूसरे का कुछ पता नहीं, आखिर हम सौदा किससे करेंगे? यहाँ सर्सी को ना चाहते हुए भी टीरियन को हैंड ऑफ द किंग मानना पड़ता है। नाउ विंटरफेल में स्टार्क घराने के सिर्फ 2 लोग ही मौजूद है, ब्रैन स्टार्क एंड रिकन स्टार्क। रिकन अभी बहुत छोटा है, इसीलिए ब्रैन स्टार्क विंटरफेल का करंट लॉर्ड है। वो मास्टर लुइन के साथ बैठकर विंटरफेल की छोटी मोटी परेशानियां सुलझा रहा है। यहाँ ब्रेन को एक सपना आता है, जिसमें वो आसमान में एक टूटते हुए तारे को देखता है और नीचे पानी में वो अपनी जगह डायर वुल्फ का चेहरा देखता है। होश में आकर वो होडोर एंड ओसा के साथ उस जगह जाता है। रास्ते में ब्रेन ओसा को बताता है कि उसने आसमान में टूटते हुए तारे को देखा है, जिसका मतलब स्टार्क्स यानी रोब स्टार्क की जीत होगी। इस पर ओसा बोलती है, लेकिन मैंने तो सुना है लाल रंग लैनिस्टर्स की निशानी है। यहाँ ओसा ब्रेन के सपनों को बस एक सपने की तरह ले रही थी। जब ब्रेन अपना चेहरा पानी में देखता है, उसे उर्फ की जगह अपना ही चेहरा पानी में दिखाई देता है। यहाँ ओसा बोलती है, टूटते हुए तारे का मतलब ड्रैगन्स की वापसी भी होता है, मगर ब्रेन बोलता है, ड्रैगन्स वो सालों पहले खत्म हो चुके हैं। ये सुनने के बाद ओसा जैसे ही आसमान की तरफ देखती है, वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ब्रेन का सपना सच था। भले इन्हें अभी नहीं पता, पर हमें तो पता है कि एसोस में सच में ड्रैगन्स की वापसी हो चुकी है। और हाँ, ब्रेन ने अपने सपने में अपने चेहरे की जगह डायर वुल्फ का चेहरा देखा था, वो उसका एक पावर है।
जो हमें आगे पता चलेगा। नेरोसी के उस पार ड्रैगन्स की अम्मा यानी डिनेरियस अपने छोटे से खालासार के साथ द रेड वेस्ट नाम के वीरान और सूखे पड़े रेगिस्तान को पार कर रही है। दूर दूर तक कोई जीवन नहीं, खाना पानी भी नहीं, जिससे ड्रोगो को डिनेरियस को गिफ्ट दिया हुआ सफेद घोड़ा डिनेरियस के सामने ही दम तोड़ देता है। पहले ड्रोगो मर गया, फिर उसका बच्चा और अब उसका दिया हुआ घोड़ा भी। बेचारे डिनेरियस बाकी के बचे हुए घोड़ों पर रखारो, एगो एंड कावारो को 3 अलग अलग डायरेक्शन में खाना, पानी, झरना या रहने लायक जगह की खोज में भेज देती है। अब हम पहली बार इस सीरीज में देखते हैं पुराने राजा रॉबर्ट बेरेथियन के छोटे भाई स्टेनिस बेरेथियन को। स्टेनिस बेरेथियन फिलहाल ड्रैगनस्टोन के लॉर्ड है। यहाँ मैं बता दूं कि ड्रैगनस्टोन पर ही पहली बार टारगेरियंस वेस्टरोस में आए थे। एगन द कनकरर से लेकर मैड किंग एरिस सेकेंड टारगेरियन तक ड्रैगनस्टोन टारगेरियंस का गढ़ था। यहीं उनके ड्रैगन्स रहते थे, हैच होते थे। किंग्स लैंडिंग में जोफ्री ने आयरन थ्रोन क्लेम कर लिया है। दूसरी तरफ रोब स्टार्क को भी किंग ऑफ द नॉर्थ घोषित कर दिया गया है और तीसरी तरफ रेनली बेरेथियन ने भी खुद को राजा घोषित कर लिया है। इसीलिए स्टेनिस बेरेथियन, जो आयरन थ्रोन के असली हकदार है, आयरन थ्रोन को क्लेम करने के लिए एसोस की एक जादूगरनी मेलिसेंड्रे की मदद ले रहे हैं। मेलिसेंड्रे एसोस की एक कल्ट लॉर्ड ऑफ द लाइट की रेड प्रीस्टेस यानी जादूगरनी है। वो यहाँ स्टेनिस द्वारा फॉलो किए जाने वाले वेस्टरोस के पुराने धर्म फेथ ऑफ द सेवन की मूर्तियां जलाकर स्टेनिस को लॉर्ड ऑफ द लाइट को अपनाने को कहती है। मास्टर क्रेसन इस बात से खुश नहीं थे। वो वहां खड़े सभी लोगों को बोलते हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने इसी धर्म को माना था और आज तुम इसी की मूर्तियां जला रहे हो, शर्म करो। तो मेलिसेंड्रे कहती है, अब लॉर्ड ऑफ द लाइट ही आखिरी उम्मीद है। साथ ही वो एक पुराने प्रोफेसी को दोहराती है कि एक राजा आएगा जो जलती हुई तलवार यानी लाइट ब्रिंगर को अपनी हाथों में थामेगा और ये तलवार दुनिया से अंधकार को खत्म करेगी। ये सुन स्टेनिस उन मूर्तियों में से एक में से वैसी ही जलती हुई तलवार निकालकर जमीन में गाड़ देते हैं। मतलब मेलिसेंड्रे के मुताबिक स्टेनिस ही वो राजा है जो प्रोफेसी को पूरा करेगा। क्या सच में? ये हमें आगे पता चलेगा। आगे ये लोग एक कमरे में किंग्स लैंडिंग पर हमले की वॉर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्टेनिस अपने बैनरमैन के लिए लेटर लिखवा रहा है, जिसमें वो जोफ्री को जेमी एंड सर्सी का नाजायज और खुद को आयरन थ्रोन का असली वारिस घोषित करता है। यहाँ सर डेवोस सीवर्थ, वन ऑफ द लॉयल, गुड एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ गेम्स ऑफ थ्रोन्स, स्टेनिस को सुझाव देते हैं कि आपके असली दुश्मन तो लैनिस्टर्स हैं। आप अपने भाई रेनली एंड नॉर्थ के लॉर्ड रोब से समझौता कर लीजिए। लेकिन यहाँ घमंडी स्टेनिस अपने राइट हैंड यानी सर डेवोस की बात मानने से इनकार कर देते हैं। इन्हीं सब के बीच मास्टर क्रेसन शराब के गिलास में जहर मिला देते हैं और वो ये गिलास मेलिसेंड्रो को ऑफर करते हैं। मेलिसेंड्रो को पता था कि शराब में जहर है, मगर फिर भी वो शराब को पीने लगती है। लेकिन शॉकिंगली मेलिसेंड्रे की जगह मास्टर क्रेसन के नाक मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं मर जाते हैं। मतलब मेलिसेंड्रे के पास सच में सुपरनेचुरल शक्तियां हैं, जिसे वो जल्द ही आगे इस्तेमाल करने वाली है, वो भी बहुत खौफनाक तरीकों से। यहाँ एक और डिटेल कि मास्टर क्रेसन को शराब में जहर मिलाते हुए सर डेवोस ने भी देखा था। शायद वो भी मेलिसेंड्रो को पसंद नहीं करते। वहाँ नॉर्थमैन्स के कैंप में रात को रोब जेमी से मिलने आता है। इस पर जेमी ताना मारते हुए बोलता है, तुम मुझे अपने साथ साथ हर जगह ले जा रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे लगाव तो नहीं हो गया है बच्चे? बच्चा शब्द सुनकर रोब थोड़ा नाराज हो जाता है। इसके पहले भी सर अंबर ने रोब को बच्चा बोला था, सीजन 1 एपिसोड 8 में, याद है? रोब बोलता है, स्टेनिस ने वेस्टरोस के सारे लॉर्ड्स को बता दिया है कि जोफ्री रॉबर्ट का नहीं, वो तेरी नाजायज औलाद है। क्यों? सुनकर बुरा लगा? इसीलिए तुमने मेरे पिता को मार दिया कि ये सच बाहर ना आ पाए। इस पर जेमी जवाब देता है, नेड जब मरा तब मैं यहाँ तुम्हारे पास कैद था, मैंने नहीं मरवाया। रोब बोलता है, लेकिन तेरे बेटे जोफ्री ने तो मरवा दिया ना।
और मुझे पता है तूने ही मेरे भाई ब्रेन को धक्का दिया था, क्योंकि उसने तुझे और सर्सी को साथ में देख लिया था। ये सुन जेमी का हाव भाव थोड़ा बदल जाता है। फिर भी वो पूछता है, यूं ही हवा में तीर छोड़ रहे हो या कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? वहां से जाते वक्त रोब बताता है कि उसने टाइविन के पास शांति समझौते का प्रस्ताव भिजवाया है। इस पर जेमी बोलता है, तुम्हें लगता है मेरे पिता तुमसे समझौता करेंगे? तुम अभी उन्हें नहीं जानते। इस पर रोब सॉलिड जवाब देता है, पर वो मुझे जरूर जान लेंगे। यहाँ पहली बार जेमी को अपने लाइफ में थोड़ा डर एंड इंसल्ट फील होता है। उधर किंग्स लैंडिंग में हम से को महल में देखते हैं। टाइविन ने टीरियन को सख्त मना किया था कि वो महल में से को ना ले जाए, लेकिन टीरियन ने टाइविन की बात ना मानते हुए से को महल में ले ही आया। भला क्यों ना, वो उससे प्यार जो करने लगा है। टीरियन से कहता है, ध्यान रहे तुम्हें यहाँ कोई देख ना ले, यहाँ बहुत मतलबी और झूठे लोग हैं। से पूछती है, उनमें से आप किस तरीके के आदमी हैं? टीरियन बोलता है, मैं सच्चाई का गुलाम हूँ, सच्चाई के बोझ तले दबकर मैं छोटा रह गया हूँ। एंड इन दोनों का फिर से चालू हो जाता है। महल में ही लिटिल फिंगर से सर्सी मिलने आती है और वो लिटिल फिंगर को आर्या को ढूंढने को कहती है। लिटिल फिंगर बहाना बनाते हुए सर्सी से कहता है, ये काम लॉर्ड वेरिस बखूबी कर सकते हैं। सर्सी ये सुन लिटिल फिंगर को ताना मारती है कि कैसे एक गरीब के लड़के को बड़ी घराने की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उस लड़की को कोई और ले जाता है और वो लड़का बस देखता रह जाता है। यहाँ सर्सी लिटिल फिंगर, कैटलिन एंड नेड की बात कर रही होती है। लिटिल फिंगर सर्सी को उल्टा इशारों में ताना मारता है जेमी एंड उसके बीच संबंधों को लेकर, और लिटिल फिंगर अकड़ में बोलता है, नॉलेज इज पावर। इससे सर्सी चिढ़कर अपने आदमियों को हुक्म देती है इसका गला काट दिया जाए, पर एन वक्त पर सर्सी उन्हें रोक भी लेती है। फिर वो जवाब देती है, देखा, पावर इज पावर, एंड लिटिल फिंगर को चुपचाप आर्या को ढूंढने को कहती है। नॉर्थमैन के कैंप में रोब पकड़े गए एक लेनिस्टर से खबर पहुंचवाता है कि हम लोग जेमी को छोड़ देंगे, बस हमारी 3 शर्तें हैं। पहला, कि मेरी बहनों को छोड़ा जाए। दूसरा, कि मेरे पिता नेड स्टार्क की हड्डियां लौटाई जाए ताकि उन्हें उनके भाई बहनों के पास ही विंटरफेल में दफनाया जा सके। और तीसरा, कि नॉर्थ अब से एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहेगा, वो वेस्टरोस के सातों राज्यों से अलग रहेगा। यही कैंप में थियोन ग्रेजोय रोब को सलाह देता है कि अगर वो आयरन आइलैंड जाकर अपने पिता बेलन ग्रेजोय से बात करेगा तो उसे उम्मीद है कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे। थियोन बोलता है, मैं उनका इकलौता जिंदा बेटा हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। रोब ये बात कैटलिन को बताता है तो कैटलिन बोलती है कि उसे बेलन ग्रेजोय पे भरोसा नहीं है। रोब बोलता है, हम जंग पर है माँ, हमें और लोगों की मदद लेनी होगी। कैटलिन बोलती है, मुझे जंग वंग से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरी बेटियाँ चाहिए। इस पर रोब बोलता है, उसके लिए हमें जंग जीतना होगा। ये बोलकर रोब कैटलिन को रेनली बरेथियन के पास समझौता करने के लिए भेज देता है। उधर उत्तर में सर मोरमोंट जॉन स्नो और अपने लड़कों के साथ बियॉन्ड द वॉल गए हैं। वहां वो एक क्रेस्टर पीक नाम के फोर्टिफाइड बस्ती में रुके हुए हैं और उसका मालिक है क्रेस्टर नाम का कमीना आदमी। क्रेस्टर अपने ही बेटियों से शादी करता है और बच्चे पैदा करता है। अगर बच्चा लड़की हुई तो उसके बड़े होने पर फिर उसी से शादी करके बच्चा पैदा करता है, लेकिन अगर बच्चा लड़का हुआ तो किसी को नहीं पता उनका क्या होता है, जिसका एक डार्क सीक्रेट है। इस सीरीज में हमें आगे पता चलेगा। सर मोरमोंट क्रेस्टर से पूछते हैं, रास्ते में हमने देखा सभी वाइल्डलिंग गांव खाली पड़े हैं, वहां के सारे लोग कहाँ गए? इस पर क्रेस्टर बताता है कि धीरे धीरे सभी जंगली गांव के लोग मेंस राइडर से मिल जा रहे हैं। खबर मिली है कि मेंस राइडर इन सबको लेकर किसी वजह से साउथ की तरफ मार्च करने वाला है। यहाँ मैं बता दूं कि मेंस राइडर एक वक्त पर नाइट वॉच का ही बेहतरीन रेंजर था, पर एक दिन पता नहीं क्यों उसने अपनी कसम तोड़ जंगली इलाकों में चला गया और वो अपने आप को बियॉन्ड द वॉल का राजा कहता है, यानी जंगलियों का राजा। सर मोरमोंट क्रेस्टर से वहां रुककर आराम करने को पूछते हैं। क्रेस्टर अच्छी वाइन और एक शर्त के बदले उन्हें वहां आराम करने की इजाज़त दे देता है। शर्त ये कि सर मोरमोंट के लड़के उसकी किसी भी बीवी या बेटियों से दूर रहेंगे
इवन आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि क्रेस्टर बिना किसी वजह के जॉन से थोड़ा नफरत करता है। शायद वो गुड लुकिंग है इसीलिए कि उसकी बेटियां इसके साथ भाग जाएगी। वही थ्रोन रूम में जॉफरी पुराने फूल पत्तियों वाले डेकोरेशन हटाकर जैसा टारगेरियन थ्रोन रूम को रखते थे ठीक वैसा ही डेकोरेट करवा रहा है। सर्सी यहाँ आकर जॉफरी को जेमी के बारे में कंसिडर करने को बोलती है। इस पर जॉफरी अकड़कर बोलता है, आपके पिता यानी टाइविन की वजह से हम 3 जंग हार चुके हैं। और वो सर्सी से ये भी पूछता है, मैंने आपके और अंकल जॉफरी के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं, पूरा वेस्टेरोस इसे जानता है। सर्सी बोलती है, वो सब झूठ है, हमारे दुश्मन हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जॉफरी सर्सी से बदतमीजी से पूछता है, और कितनी नाजायज औलादे हैं रॉबर्ट के। ये सुनकर सर्सी जॉफरी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तब जॉफरी सर्सी को चेतावनी देता है, आपने जो अभी किया आपको पता है उसकी सजा मौत है। उम्मीद है कि आप अगली बार ऐसा नहीं करेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉफरी के ऑर्डर पे हर तरफ सिटी वॉच के गार्ड्स रॉबर्ट के नाजायजों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। ब्रोथल हाउस में भी उस छोटी सी बच्ची को जिससे नेड स्टार्क मिले थे सिटी वॉच के कमांडर कमीने जेनोस स्लिंथ मार देते हैं। लेकिन रॉबर्ट के एक आखिरी बास्टर्ड सन गेंड्री की किस्मत अच्छी थी, वो फिलहाल के लिए बच जाता है क्योंकि वो आर्या एंड योरेन के साथ नॉर्थ जा रहा था नाइट वॉच में भर्ती होने। एंड बूम।